लोग ऐसा माहौल अक्सर किसी आपातकालीन मौके पर देखा जाता है, लेकिन मोदी सरकार में ऐसे नजारे आम हो चुके हैं। मोदी के पहले कार्यकाल से लेकर तीसरे कार्यकाल तक बार बार जनता ने यही सब भुगता है। पहले कार्यकाल में 2016 में याद कीजिए कि नोटबंदी का फैसला हो, या दूसरे कार्यकाल में आप याद कीजिए 2020 में लॉकडाउन लगा हो, जनता ने घबराहट की हालत जनता के बीच कैसी थी आप सबने देखा है। जनता में घबराहट का माहौल बना और इस तीसरे कार्यकाल में यही अफरा तफरी SIR को लेकर बिहार में बनी और अब देश के बाकी 12 राज्यों में लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। वहीं ट्रेनों के साथ साथ फ्लाइट्स ऑपरेशन की गड़बड़ियों ने लाखों लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। आप जानते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट्स पिछले 2-3 दिनों से कैंसिल हो रही हैं और इसकी वजह है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका एक नया नियम। और इस नए नियम का नाम है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL, और जिसे देश में लागू कर दिया गया, जिसमें पायलट्स और क्रू मेंबर्स को पर्याप्त आराम देने और जैसे प्रावधान हैं। लेकिन इस नियम को लागू करने से पहले पूरी तैयारी नहीं की गई, लिहाजा इंडिगो को कम से कम 1300 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। इसकी वजह से भारी अव्यवस्था फैली और पानी सिर से ऊपर निकला। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आज जाकर नागरिक उड्डयन मंत्री ने बैठक की और सारी व्यवस्थाएं ठीक करने का निर्देश दिया। लेकिन सवाल बना हुआ है कि सरकार अब हर बार की तरह बिना तैयारी के कोई भी काम क्यों करती है, क्योंकि आखिर में इसका नुकसान तो जनता को ही होता है। कुछ और पिछले दिनों के उदाहरण आप देख लीजिए, चाहे ये जो ऐप आया था, नाम भी भूल जाता हूं उस ऐप का, जो संचार साथी ऐप बहुत इंपॉर्टेंट ऐप कहा गया। हर मोबाइल में कंपल्सन था, कंपल्सरी की रूप से कि इस हर मोबाइल में, चाहे वो एंड्रॉयड के मोबाइल हो चाहे वो आईफोन्स हो, इन दोनों में यानी हर मोबाइल में संचार साथी ऐप को आपको इनबिल्ट लेकर आना कंपल्सरी है। बाद में क्या हुआ? बाद में वापस लेना पड़ा। आखिर क्यों? किसानों के आंदोलन की बात कीजिए आप, 13 महीने तक किसान रहे सड़कों पे, 2020 की बात। फाइनली क्या हुआ? 750 किसानों की जान चली गई और 13वें महीने में नरेंद्र मोदी ने कहा शायद मेरी तपस्या में ही कमी रह गई। आखिर क्यों करते हैं नरेंद्र मोदी ऐसा काम? आखिर क्यों करती है मोदी सरकार ऐसा काम कि उसे बैकफुट पे आना पड़ता है? क्यों बिना सोचे समझे किसी भी फैसले को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और जब अफरा तफरी का आलम आता है तो उसके बाद फिर उसे वापस लिया जाता है? लेकिन इंडिगो मामले पर आज सुबह ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। आइए पहले उस ट्वीट को देखते हैं। राहुल गांधी ने इंडिगो मामले पर लिखा है कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। इंग्लिश में है, उसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने रख रहा हूं कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। देरी, कैंसिलेशन और लाचारी के रूप में एक बार फिर इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच फिक्सिंग वाले एकाधिकार का। यहां राहुल गांधी ने इंडिगो के बारे में लिखा है, इंग्लिश में है, हिंदी आपके सामने रख रहा हूं। वहीं पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं इसी मसले पे। आइए जरा इसको भी सुन लीजिए, पवन खेड़ा जी को सुनिए। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं। यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार, या डुओपोलीज यानी कि दो लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है। 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डिओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डिओपोलीज
उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स एक या दो लोगों के हाथ में दे दिए गए। यह मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी दो लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार दो लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार दो लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं दो लोगों को मिलता है, या सरकार में जो दो लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात नहीं, मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटो शूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला है। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन ड्यूओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी है। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर ली। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपकी हित किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है कि हम दो, हमारे दो, सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात, मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ जो वो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। जय हिंद। बात यहां मामला सिर्फ इंडिगो का नहीं है, मोनोपोली की बात है। और मोनोपोली जो राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं कि आप एक दो व्यापारियों के हाथ में ही अगर सब कुछ दे देंगे तो हालात ऐसे ही होंगे, और वही यहां पर उसी को बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने ढंग से पवन खेड़ा। आज ये मामला, इंडिगो का मामला जो है, ये आज संसद में भी उठा, राज्यसभा में भी ये मामला उठाया गया, और प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता, उन्होंने, कांग्रेस सांसद, उन्होंने इस मसले पे सरकार से सवाल पूछे। सरकार जवाब तो देती नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन सरकार बैकफुट पे आती है। अभी आपने देखा एसआईआर के मामले पे बैकफुट पे आई सरकार, अभी और आना बाकी है। कि इसलिए क्योंकि 9 तारीख को इस पर संसद में ही सुनवाई है, संसद में इस पर बहस होनी है पूरे इसी मसले पे, एसआईआर के मसले पे। उसके बाद संचार साथी ऐप के मामले पे आपने देख ही लिया। अब डीजीसीए का जो ये फरमान है, इसको भी वापस ले लिया गया है। लेकिन उससे पहले अफरा तफरी का माहौल तो बनाना, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या देश की जनता सिर्फ और सिर्फ प्रयोग करने के लिए है? लैबोरेटरी में, लैब में हम लोग हैं क्या कि हमारे ऊपर आप कुछ प्रयोग कीजिए, प्रयोग सफल हुआ तो बहुत अच्छा, प्रयोग सफल नहीं हुआ तो फिर चलिए बैकफुट पे आ जाते हैं, बैक कर लेते हैं खुद को। सरकार इसलिए बनती है, सरकारों का चयन इसलिए होता है, जनता इसलिए अपनी सरकार बनाती है। सवाल बड़ा है, और सवाल बड़ा ही नहीं है, सवाल जो है वो गहरा है, दुखदाई है, दुख देने वाला हमें और आपके लिए नहीं। सवाल दुख पहुंचा सकता है नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, लेकिन सवाल तो किया जाएगा। चलिए, प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ पूछा था, जरा ये भी सुन लेते हैं। मामला और चर्चा सिर्फ इंडिगो का की आज हम नहीं करेंगे, चर्चा में और भी बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुन लीजिए प्रमोद तिवारी को। सर, एक जनरल बहुत परेशानी है जिस पे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई, नर्सों कैंसिल। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज।
तो सुन रहे थे आप, साफ साफ यहां लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए ये सवाल उठाया जा रहा है। और इसके बाद हालांकि सरकार दबाव में आई और सरकार ने, खासकर एविएशन मिनिस्टर ने इस पर मीटिंग की और अभी रोक लग गई है, यानी बैकफुट पर है सरकार। देश में मोदी सरकार की गैर जिम्मेदारी के कारण जो माहौल बना हुआ है दोस्तों, उस पर कांग्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया है। उस वीडियो को भी देख लीजिए। इस वीडियो में क्या कुछ कांग्रेस ने कहा है, बताया, सुनिए, देखिए। परेशान यात्रियों की ये तस्वीरें किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन की नहीं, देश भर के हवाई अड्डों की हैं। लगातार उड़ानें रद्द हो रही हैं। इंडिगो की 550 फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं, गुहार लगा रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। यह डीजीसीए की अदूरदर्शिता और मोदी सरकार के मोनोपोली मॉडल का फेलियर है। तो ये फेल्योर है। तो एक तरफ मोदी मॉडल में देश फंस गया है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर भी सवाल बने हुए हैं। आखिर वो किस तरीके से जिम्मेदारी निभा रहा है, क्योंकि गुजरात के एसआईआर में 17 लाख मृतकों का नाम आया है। पता चला है कि राज्य की यानी गुजरात की मौजूदा वोटर लिस्ट में 17 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है और उन 17 लाख लोगों ने वोट डाल दिए। पिछली सरकार बल्ले बल्ले नरेंद्र मोदी की यानी बीजेपी की सरकार वहां बन गई। ये जानकारी खुद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने, गुजरात के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जारी की है। ये जानकारी मैं नहीं दे रहा हूं, ये जानकारी कोई आम पब्लिक के जरिए नहीं आई है। ये जानकारी गुजरात के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने दी है कि 17 लाख ऐसे लोगों का नाम जुड़ा हुआ है जिनकी मृत्यु हो गई। तो आखिर तो वोट आप चुनाव कैंसिल करवा दीजिए। 17 लाख छोटा मोटा नहीं होता है विधानसभा चुनाव के लिए या उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए भी। मतलब यही हुआ कि गुजरात के चुनाव नतीजे भी संदिग्ध ही हैं और लोकसभा के चुनाव नतीजे भी संदिग्ध ही हैं। वैसे देखना होगा कि पश्चिम बंगाल और बिहार की तरह गुजरात में घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी उठाती है या नहीं। इधर घुसपैठियों के नाम पर ही मुख्य न्यायाधीश साहब, अब नए मुख्य न्यायाधीश आ गए हैं 24 तारीख से। मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत साहब। जस्टिस सूर्यकांत साहब को पूर्व न्यायाधीशों, वकीलों और शिक्षाविदों का एक खुला खत मिला है आज। दरअसल हाल ही में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत साहब ने रोहिंग्याओं के लिए घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किया था। उनकी टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए 3 पन्ने की चिट्ठी, ओपन चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में कहा गया है कि उत्पीड़न से भागकर आए रोहिंग्याओं की तुलना घुसपैठियों से करना अनुचित है। खत लिखने वालों में मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया गया है, इन्होंने आग्रह किया है कि मुख्य न्यायाधीश साहब सभी के लिए, चाहे उनका मूल कुछ भी रहे, कुछ भी हो, सम्मान और न्याय पर आधारित संवैधानिक नैतिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता आप दोहराएं। कहा गया है इस चिट्ठी में कि ऐसी टिप्पणियां रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारों के खिलाफ बेंच की तरफ से पक्षपात किए जाने की आशंका पैदा करती है और इस चिंता का कारण बनती है कि जब हमारे बीच सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की बात आती है तो वो न्यायपालिका में जनता के विश्वास और भरोसे पर बुरा असर डालेगी। अगर न्यायपालिका, उसमें भी मुख्य न्यायाधीश, अगर कोई आपके पास मुख्य न्यायाधीश के पास गया है वहां कानून की शरण में और वहां से अगर वो कुछ ये सोच कर गया है कि उसे न्याय मिलेगा, न्याय की गुहार लगाने गया है और आप उसे न्याय देने से पहले आप साफ साफ कह रहे हैं ये तो घुसपैठिए हैं, और मुख्य न्यायाधीश अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर क्या होगा? आखिर जाएगा इंसान कहां? ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी गई है, इस खत में लिखा गया है। खत पर हस्ताक्षर करने वालों में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन हैं, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण हैं, ऐसे कई चेहरे इसमें हैं, जाने माने चेहरे शामिल हैं। आखिर इस चिट्ठी को लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसलिए क्योंकि चाहे न्यायपालिका हो चाहे संसद हो। इस बीच राहुल गांधी ने कल एक मामला उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जो विदेश से नेता आते हैं उनसे हमें मिलने नहीं दिया जाता है। इसके बाद बीजेपी नाराज हो गई, बीजेपी कुछ अलग अलग ढंग से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करने लगी। आज खबर दूसरी आई। आज खबर यह आई कि राष्ट्रपति के यहाँ जो डिनर पार्टी आज दी गई है पुतिन साहब के सम्मान में, उस डिनर पार्टी में भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों सदनों के नेता विपक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष अपर हाउस के हैं यानी राज्यसभा के हैं,
तो लोअर हाउस यानी लोकसभा के नेता विपक्ष प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, इन दोनों को नहीं बुलाया गया है, लेकिन शशि थरूर को बुलाया गया है। इसलिए बुलाया गया है क्योंकि वो विदेश मामलों की जो संसदीय कमेटी है उसके सदस्य हैं, उसको चेयर करते हैं, उनको बुलाया गया है, लेकिन इनको नहीं बुलाया गया है। शशि थरूर साहब कहते हैं कि संवैधानिक जो नियम है उसका हवाला देते हैं कि इसलिए मुझे बुलाया गया है। क्या संवैधानिक नियम के दायरे में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यानी एलओपी नहीं आते हैं क्या? सवाल बहुत है दोस्तों, और इसका जवाब शायद नरेंद्र मोदी की सरकार आज नकल दे, और नहीं देगी तो फिर जनता तो जवाब देगी ही, अगर चुनाव फेयर हो जाए तो आज चर्चा करेंगे कि क्या देश में मोदी मॉडल का सच सामने आ गया है? क्या मोदी की नाकामी बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनेगी? इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इंडिगो का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, चाहे एसआईआर का मामला हो, चाहे चुनाव में ईमानदारी बरतने का मामला हो। इन मामलों पे कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप लोगों को कई बार लग सकता है कि वही घिसी पिटी बातें, वही रिपीटेड बातें यहां होती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि आखिर देश में चल क्या रहा है। इस पर पैनी निगाह रखने वाले हमारे तमाम साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। आपसे अभी मुलाकात करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। 3 हमारे वरिष्ठ साथी यहां जुड़े हुए हैं। शकील जी लगातार रोजाना पार्लियामेंट कवर करते हैं, आप जानते हैं, और विपक्ष की राजनीति, सियासत, उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है उसको रिपोर्ट करते हैं। तो शकील जी हमारे साथ हैं, हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी से आप परिचित हैं, और हमारे साथी मुकेश कुमार सिंह साहब से भी आप परिचित हैं। इनसे सबसे ज़्यादा नाराज़ रहते हैं अगर इस देश में कोई इंसान कोई रहता है तो वो ज्ञानेश कुमार हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश जी चले जाते हैं, मुकेश जी सवाल करते हैं, ज्ञानेश जी अब इनका चेहरा देखते ही बोलते हैं ना 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 तुम नहीं, आप बैठो आप बैठो, आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तो ज्ञानेश कुमार जी अब मुकेश जी से किस ढंग से परेशान होने लगे हैं वो उसका नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कर लिए वो तो। लेकिन आना चाहता हूं पहले, और आप तीनों का स्वागत है, और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं, इंडिगो का मामला यहीं से शुरुआत करते हैं। पुतिन साहब हिंदुस्तान में हैं, आज भर की बात है, अभी रात को चले जाएंगे, और लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति महोदया के यहाँ डिनर पार्टी में भी नहीं बुलाए गए, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बुलाए गए, ये सब हम लोग देख रहे हैं। जरा यहीं से शुरुआत करते हैं, प्रोटोकॉल क्या है शकील जी, और संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कौन कितना कर रहा है, जरा बताइए। राजीव जी, प्रोटोकॉल में तो जो मुख्य विपक्षी दल है उसके अध्यक्ष के नाते भी मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया जाना चाहिए था। अगर आप दोनों सदनों की बात छोड़ दो तो कांग्रेस अध्यक्ष को भी नहीं बुलाया गया, और प्रोटोकॉल ये है कि दोनों सदनों के जो लीडर अपोजिशन है उनको तो बुलाया ही जाता है। और भारतीय परंपरा ये है कि रोटी में भी भेदभाव, न्योते में भी दुश्मनी, हद कर दी है। आपने राहुल गांधी से अकेले में पुतिन को नहीं मिलने दिया, उसके बाद ये तो एक एक बड़ा प्रोग्राम होता है राष्ट्रपति भवन में, और इसके जो होता है कि जो होस्ट होती है वो राष्ट्रपति होती हैं। राष्ट्रपति होने के नाते उनके लिए सभी दल समान हैं। उनके लिए अगर नेता सदन की स्थिति है तो नेता प्रतिपक्ष की भी है। लोकसभा में नेता सदन अगर नरेंद्र मोदी है तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है। लेकिन जो राहुल ने कल कहा था दूसरी बात है, इनसिक्योरिटी। मोदी जी में इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है कि उन्हें लगता है कि जब राहुल वहां जाएंगे तो जो सारा डिनर है, सारे गेस्ट हैं, वो सब राहुल की तरफ मुखातिब हो जाएंगे, और जब मिलेंगे वो पुतिन से तो पुतिन और राहुल की जो बातें होंगी वो बड़ी सहज और स्वाभाविक होंगी। राहुल हर विषय में, हर चीज के बारे में अपने आप आराम से बोल सकते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री किसी भी विषय में बिना सहायता के नहीं बोल पाएंगे। तो ये जो इनसिक्योरिटी है, ये कहते हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ही बदल जाती है। तो यही सबसे बड़ा कारण है। आप देखिए
कि राहुल गांधी से नहीं मिलने दे रहे, वो नेहरू के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आज राजघाट जाने से पुतिन को नहीं रोक पाए। और पुतिन ने जाके वहां लिखा, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने लिखा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर ही आज ये दुनिया चल रही है, महात्मा गांधी के सिद्धांत भुलाए नहीं जा सकते। वहां नंगे पांव जूते उतार के वो गए राजघाट पे। तो आप जो है गांधी नेहरू के देश में ये भेदभाव कर रहे हैं, और छोटा छोटा, और राहुल के साथ आज थोड़ी कर रहे हैं आप। आपका याद होगा 26 जनवरी की परेड में पीछे बिठा दिया था जी। गणतंत्र दिवस की आने वाली ये 26 जनवरी। तो ये जो है मोदी जी का जो इनसिक्योरिटी है, उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आज आपने बुला लिया, पुतिन साहब आए, बात कर रहे थे, लेकिन लोग बता रहे हैं कि वो खांस रहे थे, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी जी। आप एनवायरमेंट में बात करने को तैयार नहीं है। इतने दिन हो गए दिल्ली के अंदर प्रदूषण की हालत को मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। और जो आप अभी इंडिगो की बता रहे थे, ये तो इतनी बुरी स्थिति है कि एयरपोर्ट के ऊपर लोग 3-3 दिन से पड़े हुए हैं, कोई सूचना नहीं है कि कब फ्लाइट जाएगी कब नहीं जाएगी। कनेक्टिंग फ्लाइट वालों का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। उनका ना कोई किसी जिस शहर से उन्हें फ्लाइट चेंज करना है, ना कोई घर है, ना कोई ठिकाना है। वो कोई विदेश से आया है, कोई दूसरे शहर से आया है, उसको दूसरी फ्लाइट पकड़ना है, वो कहां जाएगा। ये जो है क्रोनी कैपिटलिज्म जो राहुल गांधी ने बहुत पहले कहा था, उसी का एक उदाहरण है। अभी हमें किसी ने बताया, हमें भी आश्चर्य हुआ कि वो अडानी का और अंबानी का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा कि अडानी किस किस व्यापार में घुस गया है आपको मालूम है। हमने कहा हाँ, उसने एयरपोर्ट खरीद लिए हैं। एयरपोर्ट तो खरीद लिए, वो तेल भी बेचता है और बड़ियां भी बेचता है वो। हमने कहा बड़ियां, वो तो ग्रामोद्योग में बनती हैं, महिलाओं को उसके जरिए बड़ा काम मिला है और वो छोटे उद्योगों में बनती है। कह नहीं, अब उसकी बड़ियां आती है मार्केट में, फर्क सोयाबीन बड़ियां वो बेचता है। तो अगर इन लोगों को छूट आए तो फिर बचेगा क्या। ये पापड़ और बड़ियां बना के जाने कितनी महिलाएं स्वावलंबी हुई हैं। तो हालत जो है इतनी गंभीर है कि एयरपोर्ट खरीदने से लेके और जो मुंद्रा का पोर्ट है, अभी गुजरात के अंदर शराब बेचे जाने के बहुत सारे मामले आए। कांग्रेस ने उनको उठाया वहां पे, और कांग्रेस ने वहां आरोप लगाया, ऑन रिकॉर्ड आरोप लगाया कि सब ये है जो मुंद्रा से आ रहा है, उसी पोर्ट से सारी चीजें आ रही हैं। ये कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आपने जो एक, हर सरकार की अपनी एक एयरलाइन होती है, आपने उसको भी बेच दी। अब जब जरूरत पड़ती है, अभी जब पहलगाम में हुआ था आतंकवादी हमला, तो वहां पे लोग आ नहीं सकते थे क्योंकि प्राइवेट ही कंपनियां हैं सारी, दो ही हैं मुख्य, तो 90% इन्हीं का काम है, टाटा का और इंडिगो का। जो इंडियन एयरलाइंस है वो टाटा की हो गई है। आज के किराए आपको शायद मालूम पड़ गए होंगे, 90,000, 80,000। और आज रात को भी बता दे, हाल ही हमें बताया जो संवाददाता कवर करते हैं एयरपोर्ट और एयरलाइंस वगैरह, उन्होंने बताया कि आज रात को 12 बजे तक कोई भी अभी फ्लाइट जाने वाली नहीं है इंडिगो की, अभी जी सारी कैंसिल है अभी रात को 12 बजे तक अभी। तो इतनी गंभीर हालत, और प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। अरे प्रधानमंत्री को फौरन बोलना चाहिए था कि इसको इस तरह निपटा जाए। क्या कर रहे हो आप। ये आप सामने सीन दिख रहा है, ये तो रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा बुरी हालत हो रही है एयरपोर्ट की। दूसरी बात, आज पार्लियामेंट में लास्ट दिन था इस हफ्ते का, तो प्रमोद तिवारी ने जो बात कही बहुत सही कही, क्योंकि आज सदस्यों की संख्या भी कम होती है, सब लोग जाना चाहते हैं अपने अपने संसदीय क्षेत्र में। 2 बार तो कोरम की घंटी बजी दोनों सदनों में, क्योंकि सदस्य थे नहीं, मगर सदस्य जाके वहां एयरपोर्ट में परेशान हो रहे हैं, उनको फ्लाइट नहीं मिल रही है। तो स्थितियां जो है बहुत गंभीर हैं। एक तरफ आप नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा को एक सामान्य डिनर में
जो राष्ट्रपति का होता है। और जो रूस भारत के साथ जो दोस्ती है, संबंध है, उसमें इतना छोटापन तो कभी देखा नहीं गया। जब इससे पहले आते थे रूस के राष्ट्रपति, वो तो खुश्चेव आए थे हमारे ख्याल में सबसे पहले, जो हमें याद आता है 57 में शायद, नेहरू के टाइम में उन्हें कश्मीर लेके गए थे नेहरू। 57 की बात है, याददाश्त के आधार बोल रहे हैं। खुश्चेव भी शायद पहली बार आए थे। सबको बुलाते थे, सब मिलते थे उनसे। और आज हालत ये है कि वो डरते हैं कि राहुल ना आ जाए, राहुल से बात ना हो जाए। अरे अगर पुतिन को राहुल से बात करना होगी और राहुल को पुतिन से बात करना होगी तो कभी बात हो जाएगी। और राहुल क्यों करेंगे? राहुल तो प्रोटोकॉल के साथ ही करेंगे बात, जब करना होगी तो उन्हें। तो राजीव जी, जैसा आपने बताया, हालत वास्तव में बहुत खराब है। किसी भी चीज प्रधानमंत्री एड्रेस करने को तैयार नहीं है। सिर्फ उन्हें वोट चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ना है और उन्हें करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी क्या कहेंगे आप? अमलेंदु जी। जी अमलेंदु जी आवाज आ रही है? अमलेंदु जी, जी हाँ जी, सवाल यही है कि अलग अलग मुद्दे, अलग अलग, चाहे वो संचार साथी ऐप हो या SIR हो या कुछ और हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, हर तरफ आप देखिए, लेकिन फाइनली आपको पीछे मुड़ना पड़ता है। तो फिर आप बिना सोचे समझे कोई डिसीजन लेते क्यों हैं? आप याद कीजिए कि कितनी बार GST को लेकर बैठकें हुई और फाइनली अभी GST में, उसके बाद आप कह रहे हैं दिवाली से पहले आपने GST के 2 स्लैब लेकर आए, जिस 2 स्लैब और 1 स्लैब की बात राहुल गांधी और विपक्ष के लोग हमेशा कहते आए, लेकिन आपने GST लागू, आनन फानन में आपने नोटबंदी कर दी थी, आनन फानन में आपने, जब तक यहां डोनाल्ड ट्रंप रहे तब तक आपने कोरोना के समय कुछ ध्यान नहीं दिया और जैसे वो गए लॉकडाउन लगा दिया। रुपए का मामला आपने देखा ही, नोटबंदी का मामला। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आम जनता को ऐसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है जो अभी आप तीनों के ऊपर जो विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्यों? बिल्कुल राजीव जी, जी बिल्कुल राजीव जी। एक तो ये 70 सालों में पहली बार है कि हवाई अड्डों पर इतनी मारामारी है, और जो नारे रेलवे स्टेशनों पे लगा करते थे वो नारे हवाई अड्डों पर लग रहे हैं। वो विजुअल्स में राजीव जी, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लग रहे हैं। तो मोदी जी ने ये भी करके दिखा दिया है। 18 घंटे की मेहनत जो करते हैं मोदी जी, उसका नतीजा देश के सामने है। 18 घंटों की मेहनत का नतीजा था कि लॉकडाउन लगा दिया था। आपने देखा देश किस तरीके से परेशान हुआ, नोटबंदी में लाइनों में लगाया। 18 घंटे की मेहनत करके देश किस तरीके से परेशान हुआ। असल में मोदी जी की जो मानसिकता राजीव जी समझ में आती है, वो समझ में यही आती है कि उन्हें पर पीड़ा में शायद बड़ा आनंद आता है, ये समझा जाता है। क्योंकि जिस तरीके के उनके फैसले हैं, मतलब उनकी सरकार के, जब वो सरकार चूंकि वही है, सब कुछ सरकार में दूसरा कोई है ही नहीं, वही सरकार है, तो इसलिए उन्हीं की बात करनी पड़ती है। तो ये जो भी फैसले होते हैं वो इस तरीके के ही सामने आते हैं। अब ये फैसला जो आज FTDL का जो है, ये जो दिया गया, ये जो लागू किया गया, भाई इसको लागू करने के बाद आपने क्या ये चेक किया DGCA ने कि किन किन जो एयरलाइंस हैं उन्होंने इसका पालन किया है कि नहीं किया, और पालन कर रही हैं तो उनके पास कितनी जो है मैन पावर है। अगर कानून आप बना रहे हैं तो कानून बनाने का पालन किस तरीके से होगा, ये भी देखना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अब इंडिगो तो हाथ झाड़ के खड़ी हो गई कि साहब आपका कानून था, आपके कानून की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, हम भर्ती नहीं कर पाए। तो सवाल ये कि ये भर्तियां क्यों नहीं हुई, इसकी तैयारी क्यों नहीं हुई। तो आज जो देश के अंदर अफरा तफरी मची है, इसका सीधा सीधा जो जिम्मेदार है राजीव जी, वो ये सरकार है। 3 दिन से चाउस जो है पूरे देश भर में हो रहा है, तो 3 दिन पहले ही ये निर्णय क्यों नहीं लिया गया, जो निर्णय आज लिया गया कि साहब अभी ढील दी जाती है? क्या तब समझ में नहीं आया था? जब पहले दिन 200 के आसपास फ्लाइट्स कैंसिल हुई और कल जो थी 400 के आसपास फ्लाइट्स कैंसिल हुई, तब समझ में नहीं आया सरकार को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आज फिर 550 फ्लाइट जो थी कैंसिल हो गई। तो आखिर सरकार की जिम्मेदारी क्या है? जिन जो आपने हवाई अड्डे बेच दिए हैं, उन हवाई अड्डों को चलाने वालों की आखिर जिम्मेदारी क्या है? जी, जिम्मेदारी किसी की है इस देश में कि नहीं है किसी की जिम्मेदारी? और अगर देश में किसी की जिम्मेदारी नहीं है तो इस्तीफा दीजिए, घर जाइए। देश बिना आपके भी चल जाएगा, बिना प्रधानमंत्री के भी चल जाएगा। अगर ऐसे ही हवाई अड्डों पे अफरा तफरी मचनी है तो प्रधानमंत्री की देश में आवश्यकता क्या है? देश ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। तो ये राजीव जी बहुत सारे सवाल हैं, और जो सवाल इस सरकार की नीतियों को लेकर उठते हैं, और नीतियों के साथ साथ इसकी जो प्रणाली, कार्य प्रणाली है, उसको लेकर लगातार राजीव जी सवाल उठते हैं
कि भाई आखिर आप कोई भी निर्णय लेने से पहले कोई आप तैयारी क्यों नहीं करते हैं। नोटबंदी आपने की, अचानक रात में आपने ऐलान कर दिया, मालूम पड़ा कि 2 साल तक एटीएम में 200 का नोट ही नहीं आ रहा है, आपने जारी कर दिया 200 का नोट। 500 का नया नोट आपने जारी किया, वो एटीएम में थे, वो नोट उगलने के लायक ही नहीं थे कि एटीएम से नोट भी निकलेगा। तो ये आपकी तैयारियां नहीं थी तो आपने क्यों किया? ये बताने के लिए सिर्फ कि मोदी जी बहुत विजनरी हैं और बहुत दूर की सोचते हैं। तो ऐसी दूर की सोचते हैं जो राजीव जी वो जो था, जो अपनी तुगलक जो था वो नहीं सोच पाया था। तो ये सारे तुगलकी फरमान जो हैं वो पेश करते हैं मोदी जी, ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुगलक से बड़े जो हैं वो मोदी जी हैं। इतिहास में उनको याद रखा जाए, तुगलक को याद रखा जाए, और तुगलक से ज्यादा याद मोदी जी को याद रखा जाए, तो इतिहास तो याद रखेगा मोदी जी को। ये ऐतिहासिक काम तो किए मोदी जी ने। नोटबंदी में पूरा देश को लाइन में लगा दिया, कोरोना में पूरा देश जो है सड़कों पर उन्होंने चला दिया, ऐसा यार में सबसे कागज ढूंढवाने लगे हैं, हवाई अड्डों पर जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं जो रेलवे स्टेशन पर लगा करते थे। तो इसके लिए तो मोदी जी बधाई के पात्र हैं, इतिहास याद रखेगा उनको इन सारी चीजों के लिए। तो मोदी जी इतिहास में याद रखे जाएं, इसके लिए ये सारे काम करते हैं, तो अब देश भुगत रहा है। दूसरी बात राजीव जी की ये जो मध्य वर्ग है यही सबसे ज्यादा मोदी मोदी करता है। सोशल मीडिया पर यही अंधभक्त है, यही कहता है कि 500 रुपए का पेट्रोल खरीद लेंगे लेकिन जो है मोदी जी को लाएंगे। तो भाई 1 लाख का टिकट खरीदो, मोदी जी को लाओ, भुगतो हम मोदी जी को। लेकिन इनके साथ साथ आम नागरिक जो है, जो मोदी का भक्त नहीं, वो भी पिस रहा है। तो सब पिस रहे हैं। तो ये मोदी जी के 18-18 घंटे काम करने का नतीजा जो है वो देश के सामने आ रहा है। और असली मोदी मॉडल जो है राजीव जी यही है। और मुझे तो अब राजीव जी लगता है कि वो गुजरात में जो कुछ हुआ था वो सब भी मोदी मॉडल यही था, वो कराया हुआ नहीं था किसी का, और वो जो था वो नाकामी का ही नतीजा था। हमारे कुछ एनजीओ वालों ने उसको मर दिया कि मोदी जी ने जो है ये सब किया है, और मोदी जी को फालतू में हीरो बना दिया। अब समझ में आने लगा है, क्योंकि ये सारे जो काम हो रहे हैं राजीव जी, ये सारे तो ऐसे ही हो रहे हैं, तो ऐसे वो भी हुआ होगा। मोदी जी आराम से बैठे होंगे कि ठीक है हो रहा है होने दो, जब निपट जाएगा तो हमारा सब देख लिया जाएगा। तो यही अब सब जो है देखने में आ रहा है। तो कुल मिलाकर राजीव जी ये मोदी जी की नाकामी जो है ये बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी निश्चित तौर पर साबित होगी। और अब वो जो अंधभक्त थे जो 500 रुपए का पेट्रोल खरीदने को तैयार थे पर मोदी जी लाएंगे, अब 1 लाख का टिकट देखो, और 1 लाख का टिकट तो छोड़ दीजिए राजीव जी, मालूम चला कि साहब बनारस से चला है दिल्ली के लिए और जाना है उसे बेंगलोर आगे जाने के लिए, कनेक्टिंग फ्लाइट है, कह दिया गया कि अब आराम करो, 3 दिन बाद फ्लाइट मिलेगी, बंदा जाओ लौट के घर चले आओ। अब लौट के घर जाने की भी फ्लाइट नहीं है, तो पड़े रहो हवाई अड्डे पे। और आज तो एक और काम हुआ राजीव जी, कहा गया कि आपको लंच के लिए बाहर ले जा रहे हैं, लंच के लिए बाहर ले जाया गया, उसके बाद अंदर नहीं आने दिया गया, ये सब भी हुआ। आप देखिए किस तरीके की अफरा तफरी है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो चिल्ला रहा है कि मेरी बेटी जो है उसका नीचे से खून आ रहा है, उसे पैड कर दो। यानी ये स्थितियां हैं राजीव जी, कितने मतलब कहा जाए कि कारुणिक दृश्य जो हैं वो देखने को मिले। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मोदी जी की नहीं है भाई, कोई तो जिम्मेदारी ले इसकी। अगर सरकार है देश में राजीव जी, तो जिम्मेदारी भी होगी। अभी मोदी जी ने पाठ पढ़ाया था हम सब। ये मोनोपोली है, ये एक्चुअली राहुल गांधी जो बात बार बार कह रहे हैं। और अगर आप राहुल गांधी का एक वीडियो आज काफी वायरल है जिसमें उन्होंने पहले कहा था कि मैं मोनोपोली के खिलाफ हूँ, मैं बिजनेस के खिलाफ नहीं हूँ। ये बात राहुल गांधी ने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कही थी। और पास वो वीडियो सुनवा भी सकते हैं राजीव जी कि मैं मोनोपोली के खिलाफ हूं, और अगर आप 1 या 2 व्यापारियों के हाथ में पूरा देश दे देंगे तो स्थितियां वही बनेंगी जो आज बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मुकेश जी, जरा आपके पास भी आना चाहता हूं, जरा इस मसले पे और ओवरऑल देखा जाए तो चुनाव आयोग की बात करते हैं हम, वहां भी SIR का मामला, और अगर गुजरात का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कह रहा है कि 17 लाख मृतकों का नाम लिस्ट में है, तो भाई जो चुनाव हुआ रद्द करवा दो ना। गुजरात में पूरी की पूरी सीटें आप लेके चले गए, 26 की 26 सीटें जीत के चले आए। मुकेश जी की आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट कीजिए। जी आ रही है, अब आ रही है जी। राजीव, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मृतकों के नाम जो पाए गए हैं वोटर लिस्ट में गुजरात में,
उसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हर साल जो समरी रिवीजन होता है, ये एक एनुअल प्रक्रिया है। हर साल 1 जनवरी के डेट के हिसाब से वोटर लिस्ट को अद्यतन किया जाता है, यानी अप टू डेट किया जाता है। एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है, हमेशा से चली आ रही। तो अब ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नतीजा क्या रहा भाई? 1 साल, 2 साल, क्या 17 लाख लोग 1 साल में गुजर गए? ये बताता है कि जो चुनाव आयोग पहले जो है वो वोटर लिस्ट के अपडेशन का काम करता था, वो कितने घटिया तरीके से, कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से करता था। और उन्हीं चीजों को, वो सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो मतदाताओं पर थोपने के लिए आप SIR ले आए। क्योंकि SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और इंटेंसिव रिवीजन, दोनों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यही है कि इंटेंसिव रिवीजन में BLO का यह काम होता था कि वो जाके इंश्योर करे कि हर व्यक्ति जो इंटाइटल है वोटर बनने के लिए, उसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। दूसरी तरफ SIR में क्या है कि हर व्यक्ति जो चाहता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में हो, वो खुद अपने आप को एस्टेब्लिश करे कि हाँ साहब, मैं वोटर में लिस्ट में होने के लिए इंटाइटल हूं। ये बेसिक फंडामेंटल बड़ा डिफरेंस है SIR और IR में ना। अब ये बताता है गुजरात का जो ये आंकड़ा है कि भैया तुम्हारा काम कैसा था। ज्ञानेश कुमार आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उससे पहले वो चुनाव आयुक्त थे, राजीव कुमार जी थे। इन लोगों का काम कैसा था, ये सब हमारे सामने दिख रहा है। अब रही बात चुनाव को रद्द कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, देखिए हम ये नहीं कह सकते कि जिन मरे लोगों का नाम, मृत लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है, उन सब लोगों के बदले वोट डाला ही गया है। इसको कहने के लिए हम लोगों के पास उतने आधार नहीं, उतने सबूत नहीं, क्योंकि सबूत तो कोई देना नहीं चाहता। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल नहीं सकती, बाकी सारी चीजें स्क्रैप हो चुकी है, तो वो तो नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा? अब खाली बात होगी ये एकेडमिक डिबेट की और इस चीज की कि देश की जनता ये समझे कि उनका चुनाव आयोग कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करता आ रहा है। इसका यही एक सिंपल सा मकसद है, आंसर है। अब हम चले दूसरी ओर, जो आज की सबसे बड़ी खबर है और जिससे आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के करोड़ों लोग प्रभावित हैं, वो है ये एयरलाइंस का डिस्टर्बेंस, इंडिगो का डिस्टर्बेंस। क्योंकि खाली जो व्यक्ति ट्रेवल करता है वही नहीं डिस्टर्ब होता, वही नहीं प्रभावित होता, बल्कि उसके आसपास उसके परिवार और तमाम लोग भी ऐसी व्यवस्थाओं से बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। लिहाजा हम ये मान सकते हैं कि ये करोड़ों लोगों से जुड़ी हुई समस्या थी, अचानक नहीं आई। माफ कीजिए, कोई आपदा नहीं थी ये। कंप्लायंस, जैसा अभी अमलेंदु जी ने कहा कि आपने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि साहब इस तरीके से नया ड्यूटी रोस्टर बनना चाहिए, ये कंडीशंस होनी चाहिए कि साहब इतनी देर का जो है वो क्रू को आराम मिलना चाहिए, इस समय रात की फ्लाइट होनी चाहिए, इतनी नंबर की रात की फ्लाइट होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। आपने एक डिसिप्लिन बनाया, आपने लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिए। उसके बाद सुपरविजन कौन करेगा? ये काम DGCA का नहीं है कि उसके लिए कितनी तैयारी है, क्या 100% है, आधी अधूरी है। अगर समय रहते उन तैयारियों को, उन डायरेक्शंस का कंप्लायंस नहीं हुआ तो क्या होगा? और यहीं से सवाल खड़ा होता है कि सरकार नाम की जो चीज होती है उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है। क्या सरकार सिंपली एक ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे दे और उसके बाद ये देखे नहीं, झांके नहीं कि हाँ साहब आपका उसका कंप्लायंस कैसा हुआ? अब प्रैक्टिकली देखिए कि जो इंडिगो एयरलाइंस है तकरीबन 2300 फ्लाइट रोजाना ऑपरेट करती है, उसके पास 400 विमान है। लेकिन उन 2300 फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए उसके पास आज की तारीख में जो अखबारों में डाटा छपा है ये करीब 2422 उसके पास पायलट है और फर्स्ट ऑफिसर उससे कम है, तो वो करीब है 2194 फर्स्ट ऑफिसर है। फर्स्ट ऑफिसर संख्या में ज्यादा है, पायलट संख्या में थोड़े से कम है। कितने कम है साहब? तो सिर्फ और सिर्फ 269 कम है। 269 टोटल संख्या के आगे बैठता है करीब 11%, 12%। यानी 11-12% अगर आपके पास कम स्टाफ है तो क्या इस तरीके से पूरी की पूरी व्यवस्था चरमरा जानी चाहिए थी? सरकार के पास उसका वैकल्पिक मॉडल क्या था? फर्ज कीजिए कि 10-11% फ्लाइट अगर प्रभावित हो रही है उसमें, या 25% प्रभावित हो रही है, भाई 75% तो चल सकती है ठीक से। अब रही बात की रिमेनिंग 25% से जुड़े हुए जो लोग परेशान हो रहे हैं, उसके लिए सरकार के पास क्या मॉडल हो सकता है? आप याद करें राजीव जी, जब भी देश किसी तरह की इस क्राइसिस में आता है तो क्या होता है? हम सेना को बुलाते हैं, एयरफोर्स को बुला सकते हैं विमानों के लिए, उनकी मदद ले सकते हैं। हम दूसरे एयरलाइन से कह सकते हैं कि साहब इन लोगों को टेम्पोररी कुछ पायलट प्रोवाइड करवा दीजिए।
सारे लोग तो एक साथ नहीं जहाज उड़ा रहे होते ना। यानी हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए था जिससे ये लगता कि हाँ साहब, सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रही है, एक क्राइसिस मैनेजमेंट कर रही है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट नाम की तो कोई चीज नहीं दिखी। ऑल ऑफ अ सडन आप आएंगे, कह देंगे जी नोट बंद। ऑल ऑफ अ सडन आप कह देंगे लीजिए साहब, ये जो बंदी हुई थी कोरोना वाली लॉकडाउन, तो आपके काम करने का मेथड ये है। ऑल ऑफ अ सडन जो है वो आप कहेंगे कि साहब जीएसटी सबसे बड़ा रिफॉर्म था। ऑल ऑफ अ सडन आप कहेंगे लो जी बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया हमने, घटा दिया उसको। ऑल ऑफ अ सडन आप किसानों के लिए कानून लेके आएंगे, उसको विड्रॉ करेंगे। ऑल ऑफ अ सडन आप संचार साथी ऐप लेके आएंगे, उसको विड्रॉ करेंगे। ये इनके काम करने का तौर तरीका है और देश की जनता को इसे समझना चाहिए। देश की जनता को यह समझना चाहिए कि जो इनके क्लेम है, सरकार के जो क्लेम है और जो डिलीवरी है, दोनों में इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा फासला क्यों है। और इन सबसे बढ़ के आप देखिए पिछले 11 साल में कोई ऐसा मौका आप बता दीजिए जबकि इस देश के प्रधानमंत्री ने किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई या त्वरित प्रतिक्रिया दी हो। एक मुद्दा आप बता दीजिए। इनके अंदर किस तरह की संवेदनशीलता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, ये अपने आप में ताज्जुब होता है। कभी आप किसी कंटेंशियस इशू पे, किसी भी ऐसे मुद्दे पर आपको ये कोई प्रतिक्रिया, कोई राय, कोई बातचीत करते हुए नहीं दिखे। कुछ भी हो, वो चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो इस तरह की मैन मेड आपदा हो, चाहे वो गवर्नेंस के फेलियर की आपदा हो, कभी नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि इनकी वोकैबुलरी में वो चीज ही नहीं है, इनके पास है ही नहीं। इनके पास कट्टा और ये भैंस चोरी और फलाने ठिकाने, इस तरह की वोकैबुलरी है इनकी। इनके पास वो नहीं है, स्टेट्समैन वाली अप्रोच नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब नहीं फेस कर सकते। ही इज नॉट सो इन्फॉर्म्ड। मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूं, 35 साल मैंने सरकारों को कवर किया है और बहुत एपेक्स लेवल पे कवर किया और संसद की कार्रवाई कवर की। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है, लेकिन नहीं है नरेंद्र मोदी के पास वो क्षमता कि वो एक सवाल का ऑफ हैंड सीधा जवाब दे सके। इसीलिए वो भागते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से, इसीलिए वो भागते हैं उन तमाम बयानों से जो उनको देने चाहिए एक सरकार के मुखिया होने के नाते। वरना आप खुद सोच के देखिए, कोई चीज प्रभावित होगी, ठीक है 10%, 20%, और यहां ऐसा पैरालिसिस, कोई आदमी किस किस तरीके से उसको झेल रहा है, सरकार की कोई संवेदनशीलता दिख रही है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बुला करके एक मीटिंग बुला ली, मीटिंग में इंस्ट्रक्शन दे दिया। अरे क्या इंस्ट्रक्शन दे दिया भाई? उस इंस्ट्रक्शन से हालात के बेहतर होने की क्या स्थितियां सामने आई? आप लोगों को ठीक करना होगा। और फिर बात आती है उस मोनोपोली की जो इससे जुड़ी हुई, जिसकी बात राहुल गांधी ने की है कि भाई आप सेक्टर में इस तरीके से मोनोपोली बढ़ा रहे हो। आप देखिए इस प्राइवेट एयरलाइंस के आने का जो सबसे दुखद और खराब पहलू देश के आम लोगों ने झेला है वो ये है कि आपको फ्लाइट का किराया एक नया मॉडल ही लेके आ गए कि साहब जैसे डिमांड बढ़ेगी, जैसे ही स्कार्सिटी क्रिएट होगी, वैसे वैसे आपका किराया बढ़ता जाएगा। ये विचित्र तरह का मॉडल है। अगर एयरलाइंस एक आदमी को किसी ए डिस्टेंस से बी डिस्टेंस तक 2,500 रुपए में ले जा सकती है, तो फिर उसे 5,000, 7,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए चार्ज करने का मौका क्यों दिया जा सकता है? कैसे दिया जा सकता है? ये क्या है मैकेनिज्म? ये पूरी की पूरी प्राइसिंग थ्योरी है, अपने आप में फॉल्टी है और इसी ढंग से बनाई गई है कि हाँ जी मौका देकर के चूसो, लोगों का खून चूसो, जनता का खून चूसो। बिजनेस है, व्यापार है, आप उसको प्रॉफिटेबल तरीके से चलाएं, इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन उस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आप कहीं एक्सटॉर्शन तो नहीं कर रहे हैं। इसे देखने वाला कौन होगा? क्या ये डीजीसीए का ऑब्लिगेशन नहीं है? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का ऑब्लिगेशन नहीं है? तो फिर तुम कर क्या रहे हो वहां? सरकार एयरलाइन तो सब दूसरे लोग चला रहे हैं, तो तुम्हारी क्या जरूरत है? ले दे करके जो है वो एक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बसती हुई डाल दीजिए उसको सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर में। ये मिनिस्ट्री खत्म कीजिए। जब ये मिनिस्ट्री निकम्मी है, अपना काम कुछ कर ही नहीं सकती, तो क्या जरूरत है इसकी? कोई विमान हादसा हो जाता है डीजीसीए का, देख लीजिए आपके सामने क्या रिस्पॉन्स है। महीनों महीनों तक आपको पता ही नहीं चलता कि हाँ साहब इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन था, किसकी अकाउंटेबिलिटी थी। अरे भैया सच तो रखो लोगों के सामने, वो भी नहीं रखते। आप देखा आपने? तो ये जो तौर तरीका है काम करने का, देश की जनता को इसके बारे में आंखें खोलनी चाहिए, समझना चाहिए उनको कि उनको किस तरह की बातों से बरगलाया जाता है और जिसका जो महत्वपूर्ण काम है उस काम को क्यों नहीं किया जाता। सेम गोज यही चीज आप देखिए संचार ऐप में क्या हुआ। आपका कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधे सीधे आपने जो है वो इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया किसको?
जो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो, ये वो लोग हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं मोबाइल का वर्ल्ड लेवल पे ना। वहां पर आपने उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया खट से कि जी अब तुम्हारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे उसमें ये इनबिल्ट होगा। अरे भाई ऐसे कैसे होगा? उन कंपनियों ने जो ये खबर लीक की है, उन कंपनियों ने, रॉयटर्स ने बताया है कि साहब इस तरीके से जो है हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हम इसको कंप्लाई नहीं करेंगे। तब जाके इनकी ये स्थिति हुई है कि इन्हें मजबूरन वापस लेना पड़ा है। बिल्कुल, वरना अगर वो कंपनियां राजी हो जाती तो ना तो किसी को खबर लगती, और आज भी अगर वो कंपनियां राजी हो जाए तो ये सरकार अपने कदम वापस न लेती, ये करती जासूसी भरपूर। तो ये इनके काम करने का जो तौर तरीका है, जो इनका ढर्रा है, ये बेहद दुखद है। और क्या कहें इसके बारे में? अब जैसे देखिए, आप बात हुई, शकील भाई ने कहा प्रोटोकॉल है लीडर ऑफ अपोजिशन का, आप उनको नहीं बुला रहे, कहां राष्ट्रपति भवन? कौन लेता है इसका फैसला? इसका फैसला कौन लेता है? कैबिनेट सेक्रेटरी लेता है इसका फैसला, पीएमओ लेता है इसका फैसला, जो है वो जो राष्ट्रपति भवन का अपना स्टाफ है वो लेता है। कौन लेता है इसका फैसला? ये गृह मंत्रालय लेता है कि विदेश मंत्रालय लेता है? कौन लेता है जी? और क्यों उन लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, इस बात का एहसास नहीं है, इस बात का? और क्या ऐसा अंधेर हो जाएगा भाई, अगर एक परंपरा आपके यहाँ चली आ रही है, अच्छी हेल्थी परंपरा है। जी मुकेश जी, इस पे विस्तार से बात करने की जरूरत है। मैं चाह रहा हूं कि सेकंड राउंड में इस पे विस्तार से हम बात करें, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं दोनों एलओपी, राहुल गांधी भी और मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों को नहीं बुलाना, शशि थरूर को बुलाना, ये आप करना क्या चाहते हैं? सरकार चला रहे हैं आप, चुनी हुई सरकार है आपकी, आप सरकार में बैठ के राजनीति नहीं कर सकते। चर्चा करेंगे इस पे, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैं रोक रहा हूं। प्रशांत जी भी हमारे साथ आ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। प्रशांत जी, इंडिगो के मामले की हम बात कर रहे हैं। मामला सिर्फ इंडिगो का नहीं है, मामला जो है इस देश में आप अफरा तफरी का आलम क्यों निर्मित कर देते हैं? आप देखिए, चाहे नोटबंदी, मैं पहले कह चुका, आप जब नहीं थे तब, नोटबंदी का मामला हो, आप अचानक आनन फानन रात को 8 बजे आते हैं, कहते हैं कि आज रात 12 बजे से 500 के नोट, 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। उसके बाद आप इतना ही नहीं, अपनी मां तक को लाइन में खड़े करके आप बताना चाहते हैं कि देखिए हम भी आपकी तरह ही लाइन में हैं। लेकिन इससे गौरवान्वित आप हो सकते हैं, गर्व आपको हो सकता है। दुनिया अगर उस लाइन में आपकी मां को लगे हुए देख रही थी तो दुनिया शर्मसार हो रही थी, और आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी कैसी व्यवस्था है कि आप अपनी मां तक को लाइन पे लगा दिए। क्या आप ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते थे कि यहां लाइन में लोगों को ना लगना पड़े? जबकि भारत की आबादी 140 करोड़ है, कितने लोगों को लाइन में लगाएंगे आप? तो एक तो ये बात, उसके बाद आपने देख लिया जीएसटी में कितनी बैठकें हुई, और फाइनली अभी आप तालियां बजा रहे हैं कि हमने जीएसटी में बड़ा रिफॉर्म कर दिया इससे दिवाली से पहले। आपने लॉकडाउन लगा दिया जिस ढंग से, और कोई उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। एसआईआर अचानक करवा दिए और इतने बीएलओ मारे गए, मर रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है। उसके बाद आज देखिए क्या हालत है, कितनी परेशानियां हैं। तो मामला सिर्फ डीजीसीए या इंडिगो, फ्लाइट, ट्रेन, इसका नहीं है मामला। बात जो है, इस बात को जरा यहां समझने की, और आपके जरिए चाहता हूं कि हमारे जो दर्शक साथी जो देख रहे हैं वो भी समझें और उस पर गौर फरमाएं कि आखिर आप इस देश को किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, जहां जब मर्जी आए तब एक, अभी देख लिया आपने 2 दिन पहले संचार साथी ऐप फरमान जारी कर दिए। एप्पल ने कह दिया हम नहीं करेंगे जी। हम लोगों ने उस पर कई बार बातचीत की, आपने उसको वापस ले लिया। अमेरिका आंख दिखाता है, धौंस देता है कि आपको रशिया से तेल नहीं खरीदना है, आपके सारे बैक हो जाते हैं। वही दोनों आपके साथी अडानी और अंबानी। उसके बाद पुतिन कहते हैं कि अमेरिका खुद अपने यहां का जो ऊर्जा संयंत्र है उसके लिए यूरेनियम हमारे यहां से लेता है। उनके पुतिन के कहने का मतलब क्या था? यही था ना कि आप मूर्ख बन रहे हैं, आप अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। क्या भारत को अमेरिका चला रहा है? वहां से फोन करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, आप बंद कर देते हैं। पाकिस्तान का नाम नहीं लेना है, नहीं लेते हैं। और यहां आपके रक्षा मंत्री कुछ और बोलते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें मैं डॉट्स रख रहा हूं आपके सामने कि क्या परिस्थितियां बन गई हैं और इस देश की जनता को क्या सोचना चाहिए इस पे। प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात यह कि जो आप लोग कह रहे, जो मुकेश जी भी कह रहे थे अभी, कि गवर्नेंस का फेलियर है। गवर्नेंस आती ही नहीं है।
और ये देश अभी भी पिछली सरकारों के बनाए हुए सिस्टम पे चल रहा है। रेलवे मिनिस्टर कोई भी ना हो तो भी ट्रेन चलेगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है हमारे दर्शकों को पता भी नहीं होगा। तो मतलब आपको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। और जैसा आपने कहा, अभी आप देखिए कि लेटेस्ट एग्जांपल अभी आप ही लोगों ने बताया कि संचार ऐप लाए बिना किसी कंसल्टेशन के फ्लॉप हो गया। और अभी आप देखिए कि जिसकी डेडलाइन आज खत्म हो गई, उम्मीद, जो वक्फ का रजिस्ट्रेशन का ऐप वो है वेबसाइट, क्रैश हो गई जी। उसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। तो अब आज वो दूसरा रास्ता उन्होंने बताया कि रिव्यू ना आके। उल्टा बात यह है कि कोई सरकार की जवाबदेही नहीं है, ना मीडिया से है। मीडिया को आपने जेब में रख लिया, वो हिंदू मुसलमान कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक विपक्ष को आप सुनते नहीं हैं। तो किसी प्रकार की कोई जवाबदेही सरकार की नहीं है। और ये जो लोग आपको दिख रहे हैं नीचे विंडो में, ये कौन लोग हैं? ये कोई बहुत पैसे वाले नहीं है, ये मिडिल क्लास लोग हैं। जरा हम पता करें कि इसमें कौन लोग किस लिए जा रहे थे। कोई इम्तिहान देने जा रहा होगा, किसी के यहाँ मौत हो गई होगी, किसी को कोई बीमार होगा, किसी के यहाँ कोई बहुत अर्जेंट कुछ ऐसा मामला होगा कि पहुंचना है, किसी के यहाँ शादियां होंगी, कोई काम से जा रहा है। मध्यवर्गीय व्यक्ति हवाई जहाज से तभी जाता है जब कोई बहुत अर्जेंसी हो। और उसमें आप देखिए कि आपको अधिकांश जो उसमें भीड़ में लोग दिख रहे हैं वो मध्यवर्गीय लोग हैं। और हमारे एयरलाइन स्टाफ या एयरपोर्ट पे स्टाफ इतनी भीड़ को हैंडल करने के लिए सक्षम ही नहीं है, ना उनके पास सुविधाएं इतने लोगों को खाना खिलाने के लिए या इनको सुविधाएं देने के लिए, बैठाने के लिए भी। तो पूरा नहीं, एक नहीं, मामला इसमें थोड़ा वो जोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नाम खुला खत। आपके पास लोग न्याय के लिए आते हैं, आपकी टिप्पणियों के लिए और उस भेदभाव के लिए नहीं आते हैं। आपने रोहिंग्याओं को घुसपैठिया कह दिया। कुछ तो आपके पास रहा होगा जिस पे आपने घुसपैठिया कहा, या अगर नहीं है तो फिर आप जज साहब हैं, आपकी जो मर्जी, लेकिन जो चिट्ठी लिखी जा रही है उस पर आपको गौर तो फरमाना पड़ेगा जी। और तो अगर वो घुसपैठिया ही है तो भारत सरकार ने कैंप क्यों लगाए उनके लिए जिसमें 40,000 रोहिंग्या लोग रहते हैं? वो कैंप भारत सरकार ने लगाए हैं। और आपको ग्लोबल सिनेरियो के साथ चलना पड़ेगा। आपके लोगों को भी देश दुनिया के दूसरे देश घुसपैठिया कह सकते हैं। मतलब जजों से तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती, तवक्को नहीं है जजेस से भी कि वो भी क्या सुबह शाम गोदी मीडिया देखते हैं या उससे प्रभावित होते हैं। मुझे लगता नहीं ऐसा कि नहीं होना चाहिए। आपके सामने जो केस है उसको देखें और कम से कम फैक्ट तो देखें। फैक्ट ये है कि भारत सरकार ने रोहिंग्यास के लिए कैंप लगाए हुए हैं। जम्मू में भी है, दिल्ली में भी है, कलकत्ता में भी है। तो वो आप भारत सरकार की नीति है। आप सरकार के वकील से पूछ लीजिए कि भाई क्या वो सब इलीगल है। एक भी, राजीव जी मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एक भी एफआईआर नहीं है किसी रोहिंग्या के खिलाफ भारत में। एक भी, नॉट ए सिंगल। किसी पुलिस थाने में कोई एफआईआर नहीं है। और सारे रोहिंग्या मुसलमान भी नहीं है। ये भी, अगर ये किसी के अंदर गलतफहमी हो तो ये भी बता दें कि रोहिंग्या बौद्ध भी होते हैं। तो सारे रोहिंग्या मुसलमान भी नहीं है। और वो अपने यहाँ के पॉलिटिकल रिजीम से सताए हुए लोग हैं। वो कोई चार्टर फ्लाइट से यहाँ नहीं आए हैं। वो बहुत ही बेचारे गरीब लोग हैं, भुखमरी के शिकार हैं।
तो ये जो मोदी मीडिया के नैरेटिव अगर कोर्ट में भी पहुंचने लगेंगे तो बड़ी मुश्किल है इस देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया से इस देश को चलाना। और दुनिया वैश्विक समुदाय के प्रति आपकी जवाबदेही है। भले ही आप यूएनएचसीआर में सिग्नेटरी नहीं है, भारत सिग्नेटरी नहीं है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ रिफ्यूजीज में जी, लेकिन आप सिग्नेटरी नहीं भी हैं तो भी आपकी यूनाइटेड नेशंस के प्रति जवाबदेही है। क्या भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो न्यूयॉर्क वहां पे है यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में, क्या वो कहेगा कि रोहिंग्या सब घुसपैठियां हैं? नहीं कह सकता वो। क्या भारत सरकार इसको कहेगी? तो अलग अलग नैरेटिव आप मीडिया के जरिए चलाते रहे हैं। यहाँ की पुलिस जो है फिलिस्तीन के ऊपर अगर कोई मीटिंग हो रही हो तो उस पर वो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन का झंडा लगेगा ये मोदी सरकार ने प्रस्ताव पास करवाया यूनाइटेड नेशंस में। तो सरकार की नीति कुछ और है, मीडिया नैरेटिव कुछ और है। लेकिन जो मुद्दे पर आते हैं कि आप इस भीड़ को देखिए, कैसे लोग हैं, वो कैसी मुश्किलों में जा रहे हैं, उसमें देखिए बुजुर्ग लोग भी दिख रहे हैं। तो सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है और वो जवाबदेही मीडिया से बनती है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा मीडिया जो है वो सरकार की जेब में इस बात की इनको अकड़ है कि जनता क्या कर लेगी हमारा। हम तो मीडिया में जनता जो बहुत नाराज होगी, यही लोग जाएंगे अपने घरों में और टीवी देखेंगे, टीवी में घुसपैठी चल रहा होगा, हिंदू मुसलमान चल रहा होगा, वो रिमोट लेके टीवी देखेंगे और जब चुनाव आएंगे तो वोट भी दे आएंगे। बिल्कुल। ये से बड़ी समस्या तो यहाँ पे है कि जो मध्य वर्ग है हमारा, वो मध्य वर्ग अपना विवेक खो चुका है। वो इतना ज्यादा प्रभावित व्हाट्सएप और मोदी मीडिया से है। और पुतिन की जो विजिट है उस पर मैं सेकेंड राउंड पे बात करूंगा जी। वो ट्रंप के साये में विजिट हो रही है, ट्रंप के खौफ में पुतिन की विजिट हुई है। सेकेंड राउंड बात इस पे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह के अभी चुप हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात की। ट्रंप के साये में, अगर ट्रंप के खौफ के साये में अगर ये विजिट हो रही है पुतिन की यहाँ हिंदुस्तान में, तो इसके क्या मायने हैं, क्या मायने निकाले जाएं, ये भी समझेंगे। आपके पास आता हूं जल्दी से, लेकिन शकील जी जरा आपके पास इस मामले पे आता हूं जहां मुकेश जी को रोका था मैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाना और शशि थरूर को बुलाना, क्या मायने रखा जाए, कैसे समझा जाए इसको? सरकार क्या करना चाहती है, क्या बताना चाहती है? या ये मान ले हम कि देश की जो सरकार है, देखिए पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स करके आप